के तहत एक मिशन के तहत हम किसानों की हर समस्या को सरकार तक पहुंचाएं और आपको भी उससे रूबरू कराएं। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। जय किसान में आज हम आपको उस किसान की कहानी से रूबरू करवाएंगे जो तमाम परेशानियों को, दर्द को सहते हुए हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त करता रहा। जब तक शरीर में जान रही, दिन रात एक करके देश का पेट भरता रहा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ गया। उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उस अमर हो चुके किसान की गाथा को हम भूल गए, ये जानते हुए भी कि जब तक वो जिंदा रहा, हजारों जिंदगियों के लिए भोजन का प्रबंध करता रहा। आज जय किसान में हम दिखाएंगे कहानी महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अंतुर्ली गांव के अमर किसान भीकन पाटिल की। अमर अन्नदाता स्वर्गीय भीकन पाटिल, राज्य महाराष्ट्र, जिला जलगांव, गांव अंतुर्ली। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था, क्योंकि वो एक दीनहीन किसान था। आखिर एक किसान की क्या बिसात है? उस किसान को भी कहां अंदाजा था कि उसकी कितनी अहमियत है। जब तक जिंदा रहा, सैकड़ों हजारों लोगों का पेट भरने के लिए अन्न का दाना उपजाता रहा, और हालात जब बद से बदतर होते गए तो देश के लाखों किसानों की तरह अपनी जिंदगी का सौदा कर गया। जेके 24/7 न्यूज की टीम एक ऐसे ही अमर किसान भीकन पाटिल के बारे में जानने पहुंची। हम जलगांव जिले के अंतुर्ली गांव में खड़े हैं। ये भीकन का परिवार है, ये भीकन का मकान है। ये वही भीकन है जिसने कुछ महीने पहले खुदकुशी कर ली, और किसी इंसान को खुदकुशी करने का शौक नहीं होता है। मजबूरी कहीं न कहीं उसे घेर लेती है, जिस वजह से परेशान हाल होकर के उसे इतने बड़ा कदम उठाना पड़ता है। देश में किसानों ने जो आत्महत्याएं की है, उस आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो कई हजारों में है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जो किसान इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़े। हमने हकीकत जानने की कोशिश की, आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार की हालत क्या होती होगी, और जो हमने देखा वो दिल को दहला देने वाला था। इसी कड़ी में हमने किसान भीकन पाटिल के परिवार की हकीकत जानने की कोशिश की, और जो वजह सामने आई वो किसान की मानसिक हालत को दर्शाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भीकन का परिवार है जो यहाँ पे बैठा है। हर रोज जिंदगी से जूझ रहा है, हर परेशानी से हर रोज जूझ रहा है। ये भीकन का घर है, ये उसका मकान है। परिवार में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे अपने पीछे छोड़ गए हैं भीकन पाटिल। उसके जाने के बाद उसके घर के हालात कैसे हैं, इसे तस्वीरों में आसानी से देखा जा सकता है। टूटी फूटी छत जो शायद ही बारिश की बूंदों को झेल पाए। घर में सामान के नाम पर भी जरूरत की चीजें भरी नजर आती हैं। दावे उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मुहैया कराने की होती रहती है, लेकिन उसके घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी का चूल्हा है। भीकन का ये परिवार भोजन बनाता है तो उसके लिए एक चूल्हा बनाया गया है। उस चूल्हे पर भोजन बनता है, और अपनी दिन की शुरुआत यही से होती है। ये बहनें कहीं न कहीं काड़ियों को आग लगाकर, उसमें फूंक लगाकर आग को जलाती है, और फिर कहीं न कहीं जाकर के भोजन बनता है उसके पेट के लिए। ये वो किसान है जो हमारे लिए जो अनाज उगाता है, अच्छे तरीके की फसलें बनाने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके का अनाज देने की हमें कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिंदगी इस तरीके से है। उसका गुजर बसर जो रोज का उसकी दिनचर्या होती है वो इस तरीके से होती है
आप इस घर को दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि ये किसानों की बदहाली है, ये किसानों की, हर किसान की समस्या है। जरूरत के इतने सामान से परिवार खुश था। दोनों वक्त चूल्हा जलता था और बच्चे स्कूल भी जाते थे। भीकन दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को हर खुशियां मुहैया कराने की कोशिश कर रहा था। खुद की 4 एकड़ सूखी जमीन पर अनाज उगाकर ये परिवार अपनी जिंदगी बसर कर ले रहा था। भीकन के पड़ोसी भी उसकी मेहनत पर रश्क करते थे। ये जो किसान थे भीकन पाटिल, मैं उन्हें जानता था। वो बहुत ही कष्टाऊ अच्छे शेतकरी थे। सुबह से शाम तक अपने खेत में कष्ट करते थे, लेकिन परिस्थिति उनको साथ नहीं देती थी। और उन्होंने जो बावड़ी खोदने के लिए उसको पानी नहीं लगा, उसके भी उसमें वो टेंशन में थे, बहुत दिन से टेंशन में थे। पिछले 3 साल में सूखे की हालत से जूझ रहे भीकन के सर पर पहले ही कर्ज हो गया था। वो बेहद तनाव में रहने लगा था। आज उसका परिवार उसे याद करके रोने लगता है। परिवार में हालात बहुत खराब थी, उसके वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लड़का लड़की की शादी थी, लड़के की बड़ा करना था, पढ़ाई करना था, कमाई हुआ, हमेशा चिंता ग्रस्त रहते थे। वो चिंता में उन्हें खुदकुशी कर ली। हमें उनको समझाते थे हम साथ देंगे करेंगे, तो भी उन्हें समझ पाया नहीं, खुदकुशी कर ली उसने चिंता में। और पत्थर लग गया बावली को। और लड़का की पढ़ाई, लड़के को, मेरी लड़की भीकन पटेल जाने से 6 महीने से बहुत परेशानी में है। वो भी जीना नहीं चाहती। हम उसको समझ देते हैं कि ऐसा मत कर बेटा, लड़के के वास्ते जीना सीख। परिजनों से हिम्मत पाकर भीकन फिर से अपने काम में लग जाता था। नई उमंग के साथ, नए सपने के साथ इंतजार करता मानसून का। लेकिन पिछले 3-4 साल से पड़ रहा सूखा उसके उत्साह पर पानी फेर जा रहा था। उसका आत्मविश्वास डिगने लगता था। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी उसने पूरी कोशिश की ताकि अपनी खेती को वो फायदेमंद बना पाए। ऐसे कई भीकन महाराष्ट्र में है जो जिंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए हर रोज लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें सहारा मिले। सिर्फ कर्ज माफी किसानों के लिए हल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो किसान चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सहारा मिले जो उनको जमीन से उठा करके खड़ा कर दे। वो चाहते हैं कि हमारी हालात ऐसी आए ही नहीं कि हमें कर्ज लेना पड़े। वो चाहते हैं कि हमें ऐसी चीजें नहीं मिले जो चीजों की हमें जरूरत है, लेकिन ऐसी चीजें हमें जरूर मिले जिन चीजों की हमें जरूरत है। भीकन पाटिल अपनों का साथ पाकर बार बार भी उत्साह के साथ काम में जुट जाता था। लेकिन ऐसा कब तक होता? सिर्फ आत्मविश्वास के सहारे कब तक खेती हो सकती थी? एक तो मौसम दगाबाजी करता रहा, दूसरी तरफ सरकारी बाबू नजरअंदाजी, और हालात ऐसे हो गए कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। अमर अन्नदाता स्वर्गीय भीकन पाटिल, राज्य महाराष्ट्र, जिला जलगांव, गांव अंतुर्ली। महाराष्ट्र में किसानों ने कर्ज माफी के लिए आंदोलन किए और सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस तरीके का ऐलान सरकार अगर कुछ दिन पहले कर देती तो हम जिस गांव में आज खड़े हैं, ये जलगांव जिले का अंतुर्ली गांव है, और उस गांव के एक परिवार के पास हम खड़े हैं, उनसे हम बात करने के लिए यहां पर आए हैं। उस परिवार का एक सदस्य जो किसान था भीकन पाटिल, वो आज उसके परिवार के साथ होता। दूसरे किसानों की तरह कर्म करने वाला भीकन भी कभी फल की इच्छा नहीं करता था। जरा सा आश्वासन मिलता, जरा सा साथ मिलता किसी का, तो अपने दर्द को भूल दोबारा काम में जुट जाता था। पिछले 3-4 साल से पड़ रहे सूखे से निपटने के लिए उसने 2016 में अपने खेत में कुआं खोदने की ठानी। कर्ज लेकर कुएं की खुदाई शुरू की। हर रोज वो एक उम्मीद को लेकर खेत में जाता कि आज कुएं में पानी आ जाएगा, लेकिन किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। हम इस परिवार के साथ है जो भीकन पाटिल का परिवार है। हम उनसे बात करेंगे
कि किस तरीके से भिकन पाटिल ने क्या वजह रही जिस वजह को लेकर के उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। भिकन पाटिल की माताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। माताजी, क्या वजह रही जो भिकन ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया? कर्ज होतं भिकन पाटीलवर, कर्जामुळे त्याने असं करली कर्जामुळे। तो क्या माताजी, क्या जिस तरीके का कर्जा भिकन ने लिया था, क्या बैंक के अधिकारी आपको तकलीफ देने आते थे? बँकच तकलीफ दे, कर्ज असं येत मागत नाही लोक, बँकावालाच घाबरायत। जिस वक्त भिकन ने खुदकुशी की, आत्महत्या की, तब उनकी जो कंडीशन थी वो किस तरीके की थी? येरमुळेच कंडिशन होती बाबा, कर्ज होतं येरनं, कर्ज होतं, पाणी लागणार नाही येरीले, त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली। कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बैंकों से किसान कर्जा लेते हैं वो बैंक अपनी रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट का बंदोबस्त करती है। कहीं न कहीं खासगी तौर पर रिकवरी एजेंट नेमे जाते हैं और वो रिकवरी एजेंट आकर के किसानों को तकलीफ देते हैं और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो किसान परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। भिकन ने जी जान से लगकर कुएं की खुदाई कराई। लगातार वो उसे गहरा भी करता जा रहा था। कुएं की खुदाई 60 फुट तक पहुंच गई थी, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। इस वजह को लेकर भिकन परेशान हो गया। भिकन ने मनरेगा से कुएं के लिए कई दिन पहले सरकारी मदद के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन सरकारी बाबू तो सरकारी बाबू ठहरे। क्या हालात थी भिकन जी ने जब आत्महत्या की, तो उनकी क्या हालात थी, किस हालात से वो गुजर रहे थे? बहुत बुरी हालत से गुजर रहे थे वो। हमारा कंडीशन 3 साल से बहुत खराब होता जा रहा था। बैंक का कर्जा लिया हुआ था, कुआं खोदा, उस कुएं को पानी नहीं लगा। जो हम खेती में पैसे डालते थे उतना ही उत्पन्न आता नहीं था। फिर बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी की चिंता थी, घर कैसा चलेगा उसकी चिंता थी और बहुत टेंशन करते थे। बैंक वालों की नोटिस आती थी, वीर खोदी 60 फुट पूरी हो गई, उसको पानी नहीं लगा। पानी लगा नहीं, उस दिन से उसने टेंशन कर लिया। कई दिन सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी उसे समय पर मदद नहीं मिली और भिकन के पास पैसे की किल्लत हो गई, जिस वजह से कुएं की खुदाई उसने बंद कर दी थी। इसके साथ ही उसके सर पर साहूकार और सरकारी कर्ज का पहाड़ भी टूटता जा रहा था। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। इसी से वो डिप्रेशन में चले गया और भिकन ने अपने ही मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आज भिकन के परिवार से मिलने और हालात जानने के बाद हर एक का दिल भर जाता है। कहीं न कहीं हमें ये भी लगता है कि सरकारी बाबू तरीके से काम नहीं करते हैं किसानों के हक में और यही वजह है कि उनकी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से कहीं न कहीं किसान जो है वो टेंशन में आकर इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हमारे साथ भिकन के बच्चे भी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बच्चे हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत भी अभी नहीं हुई है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में ही उनके पिता उन्हें छोड़ करके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की है, एक लड़का है। 42 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र होती है 42 साल। 42 साल की उम्र में ही उनके पिता उन्हें छोड़ करके चले गए हैं। अब तक उनकी जिंदगी की शुरुआत की जो पहल है वो भी इन बच्चों ने नहीं की है। बच्ची अभी ग्रेजुएशन के लिए जा रही है, जबकि उनके लड़के ने हाल ही में 10वीं की एग्जाम दी है, वो भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर। हम उनसे भी बात करेंगे। किस हालात से तुम लोग गुजर रहे हो जब तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ करके दुनिया से चले गए?
जब तुम्हारा एजुकेशन चल रहा है, इस एजुकेशन के चलते हुए अभी जो हालात है, क्या परिस्थितियों से तुमको गुजरना पड़ रहा है कि जब तुम्हारे पिता थे तो उस समय कंडीशन कैसी थी, उस समय के हालात कैसी थी और आज के हालात क्या है? जब मेरे पापा थे तब हम बहुत खुश थे। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन ही नहीं जगना चाहिए। क्लास की फी, कॉलेज की फी हम पूरी तरह से नहीं दे पाते। अभी मेरे पापा नहीं है तो बीकन और उसके परिवार की दास्तां जानने की कोशिश करने के दौरान बीकन की पत्नी और उसकी बेटी की आंखों से दर्द का सैलाब ऐसा बहा कि हमारी पूरी टीम की आंखें नम हो गई। लेकिन उन लोगों के माथे पर जरा सी भी सिकन नहीं आती जिनके वोटों के दम पर वो सरकार बनाते हैं। ये कहानी बीकन जैसे उन तमाम किसानों के परिवारों की है जो जिंदा रहते हैं तो मुफलिसी में, और दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अपनी जिंदगी खत्म कर ली और छोड़ जाते अपने पीछे अपने परिवार को गुर्बत के दिन जीने को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चे किस हालात से गुजर रहे हैं। जब उनके पापा उनके साथ थे तब एजुकेशन में उन्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं होती थी, जबकि अब उनके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। किसका हाथ थामे, किसको कहे कि हमारी फीस भर दे? आज शिक्षा बहुत महंगी होती चली जा रही है। इसके बावजूद ये बच्चे पढ़ने की उम्मीद जगा रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी माता उन्हें सहारा दे रही है। उनके पति चले जाने के बाद भी ये माता डट कर खड़ी है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और आगे जाए। वो नहीं चाहती कि अब हमारे बच्चे खेती करें। ये अन्नदाता की कहानी है, उस अन्नदाता की जो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में भोजन का निवाला पहुंचाता है। आज उसके बच्चे परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज उसके बच्चे हालात के मारे हैं। आज उस परिवार के पास इन बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सरकार किसानों के लिए काफी सारी योजनाएं लाती है, लेकिन ये योजना कहीं ना कहीं सरकारी बाबुओं के दफ्तर में जाकर के अटक जाती है, जो पूरे तरीके से इन किसानों तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि किसान कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाता है, मुश्किल में आ जाता है और इस कगार तक पहुंच जाता है कि उसे खुदकुशी करनी पड़ती है। बीकन पाटिल की कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि एक बीकन पाटिल की कहानी नहीं, उन तमाम किसानों की कहानी है जो हमारे लिए रोटी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन फिर भी उफ नहीं करते, और जब उफ करने की बारी आती है तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खामोश कर देते हैं। जल्द लौटते हैं। मुनीर खान एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी ज़बानी। मेरा नाम सीताराम यादव है। मैं रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा रोड एक्सीडेंट के अंदर मेमोरी स्लिप हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपका ऑपरेशन होगा दिमाग का और उसमें काफ़ी खर्चा आएगा। इसी दौरान मैंने खान साहब का टीवी पे प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा था कि जो भी भाई असह्य बीमारियाँ हैं उनका यहाँ इलाज होता है। तो मैं सीधा यहाँ इनके पास बॉम्बे आया। इन्होंने मेरे को रिपोर्ट में MRI वगैरह चेक की। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप ये दवाई इस्तेमाल करो। और उन्होंने खटाई वगैरह के परहेज बताए थे जो मैंने नियमित किए, और ये दवाई मैंने 3 शीशियाँ ली तो मेरा 60% आराम हो गया। अब कभी जाती है तो 2-1 मिनट के लिए मेमोरी जाती है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं दुआ करता हूँ कि श्री मुनीर खान साहब का मतलब लंबी उम्र हो, ताकि वो और मेरे जैसे बीमारों का इलाज कर सकें, और मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बॉडी के सारे डिपॉजिट निकाल देती है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं,
जो सिंगेट पार्ट है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, एनलार्ज पार्ट अपनी पोजीशन ले लेगा, सारी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, कोई भी वायदा सर्वाइव नहीं करेगा, तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जय किसान में खास पेशकश अमर रहे किसान। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भीकन की मौत कैसे हुई और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सवाल यह भी है कि आखिर क्यों देश के किसान मर रहे हैं। महाराष्ट्र के भीकन के परिवार से मिलकर उनकी मानसिक और आर्थिक हालात का पता साफ साफ लग जाता है और यह भी पता चल जाता है कि भीकन कोई एक नहीं, महाराष्ट्र हो या देश के दूसरे राज्य, लाखों भीकन मौजूद हैं। भीकन पाटिल की मौत ने इस परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। भीकन के जाने के बाद कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। समय के साथ ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन बड़ी चिंता इस बात की भी है उनका परिवार चलेगा कैसे, पेट कैसे भरेगा और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी या नहीं। ये सोच सोचकर ही भीकन की बेवा बीवी की हालत और बिगड़ जाती है। पति के जाने के सदमे ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पाती। अब उसकी एक ही मांग है कि उसके परिवार को एक नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल पाए। मेरी बेटी, मेरा लड़का, मेरी सासू माँ, इन तीनों का बोझ मेरे सर पे। मुझे ऐसा लगता है कोई छोटा मोटा काम मिल जाए सरकारी नौकरी का तो मैं थोड़ी सी आमदनी कमा लूं। मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ जो है तो बहुत खुश रहेगी। मैं मेरे बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, मेरी बच्ची की जो है वो शादी कर पाऊंगी। उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरी बेटी अच्छे से घर में विदा होकर जाए और लड़के के बारे में वो तो कहते थे मेरा लड़का पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने। वो इच्छा अब तो नहीं रहे। मेरे पास जब पैसे नहीं है, कमा कुछ पाऊंगी नहीं तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, उसकी स्कूल की फी कैसे भर पाऊंगी। अब स्कूल में बहुत पैसे लगते हैं। छोटा मोटा सरकारी काम मिल जाता, आमदनी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। वास्तव में भीकन के जाने के बाद घर में अकेला पुरुष सदस्य बचा हुआ है, भीकन का छोटा बेटा। कहीं न कहीं दारोमदार अब उसी पर है। ये दर्द उसे समय से पहले बड़ा बना रही है और वो इस बात को अच्छी तरह जानता है। को 2 ही महीने हुए थे जब उसकी परीक्षा हुई थी। मेरे बेटे ने घर का काम संभाल के परीक्षा दी। आज मेरे बेटे ने 60% मार्क लाकर मेरा बहुत सिर ऊंचा कर दिया। मेरी यही इच्छा है कि मेरा बच्चा कोई सरकारी ऑफिसर बने और मेरी बेटी बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत होशियार है। मेरी बेटी की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मेरी बेटी एमपीसी यूपीसी करे, पढ़ लिख कर बहुत बड़ी हो। यही से मेरी इच्छा है। भीकन के बेटे बेटी को लेकर भीकन की पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित है, जो आज भी रह रहकर रोने लगती है। हमारी टीम भी जब उससे मिलने पहुंची तो उसकी एक ही गुजारिश थी कि उसके परिवार के लिए कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराने में उसकी मदद की जाए। उनके बच्चे से भी हम मिलेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हालात से वो गुजर रहा है। अपने पापा के जाने के बाद तुम्हारी हालत क्या है? हालत तो बहुत बुरी है, वो देखा नहीं जाता। मेरे पापा जब गए तो मैं 10वीं में था कि वो सारी जवाबदारी मेरे ऊपर पड़ गई, तो काफ़ी अजीब सा फीलिंग होता है। तो सब जिम्मेदारी मुझ पे पड़ गई खेती की। सब लोगों के बोलना, उनका कर्जा सब उनका लोगों का मेरे सिर पे आ गया। पूरा परेशान परिवार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं न कहीं इस स्टोरी को देखने वाले जो व्यूअर है उनकी भी आंखें नम हो जाएगी।
बेगन की मौत के बाद प्रशासन जागा, अधिकारियों का तांता उसके घर पर लगने लगा। यहाँ तक कि जिस कुएं के लिए उसने अपनी जान दी, मनरेगा के जरिए उसके परिवार को 80,000 का चेक भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी मौत के बाद अब परिवार के पास कमाने का कोई साधन नहीं है। पड़ोसियों के साथ इस सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी से इस परिवार को उबारा जाए। जलगांव जिले के अंतुर्ली इस देहात में किशन पटेल नाम के किसान था। 3 सालों से खेती में कुछ भी उत्पन्न न मिलने की वजह से उनकी हालात बहुत ही खराब हो गई थी। हमेशा खेतों में काम करने वाला आदमी घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई, इसके साथ उन्होंने खेत में जो बोने के लिए, खेती में काम करने के लिए, उत्पादन लेने के लिए जो पैसा खर्चा किया वो वापस उनको उत्पन्न कुछ भी नहीं मिला। इसकी वजह से वो बहुत ही आर्थिक हालात में चले गए और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उनके पीछे उनकी बीवी, उनके बच्चों और माँ बाप के क्या हाल हो रहे होंगे वो आप देख सकते हैं। तो मैं ये सोशल वर्कर के वजह से हम लोग किसान लोगों को बताते हैं कि भाई चाहे कितना भी बड़ा आपके ऊपर संकट हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी हो, बोझा हो, फिर भी हालात से लड़ने के लिए हम उनको बताते हैं। लोगों के आने से भिकन का परिवार उस दुख से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब अपने आसपास होते हैं तो वो फिर से गम के साए में चले जाते हैं। बच्चों के नाना लगातार दुख की इस घड़ी में साथ बने हुए हैं, लेकिन वो कैसे इस परिवार को चला पाएंगे, वो भी इस उम्र में। शादी को 20 बरस हुए थे, वो 22 साल का था, अब 42 साल का गुजर गया। जब मेरी बेटी, बच्चे, माँ उसके सर पे बहुत बोझ आ गया, तो अब मैं क्या करूं? अकेला गिरा है, बच्चा एक 10वीं में पढ़ता, इसलिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। रोजंदारी से पेट भरते हम। महाराष्ट्र में ऐसे कई भिखारी जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं। हमारे और आपके मन में सवाल आता है कि किसानों को कर्ज माफी क्यों दी जाए? इनकी जिंदगी की हकीकत जानने के बाद हमारे विचार भी बदल जाएंगे। जिस तरह से छोटे से टूटे फूटे मकानों में रहकर अन्नदाता हमारे और आपके मुंह तक अन्न का निवाला पहुंचाते हैं, देखिए उसके घर की हालत कैसी होती है, खासतौर से उसके जाने के बाद। सरकारी दफ्तरों से हमेशा बताया जाता है, कहीं न कहीं राजकारणी लोग किसानों को लेकर के राजकारण भी कर लेते हैं, लेकिन क्या उनकी सही हालत को वो जानते हैं? आप यहां पर देख सकते हैं, जिस साधन सामग्री की व्यवस्था यहां पर की गई है, वो भोजन बनाने के लिए काड़ियां जमा की गई है। इन काड़ियों पर भोजन बनता है। ये ईंधन से भोजन बनाया जाता है, इस ईंधन से चूल्हा जलाया जाता है और तब जाकर के गरीब किसानों के बच्चे अपना पेट भरते हैं। ये हालत है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है पूरे तरीके से कच्ची दीवार है, जो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे घरों में, ऐसे मकानों में किसान रहते हैं और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। क्या ऐसी जिंदगी जीना हमें और आपको अच्छा लगेगा, जिस जिंदगी को आज महाराष्ट्र के या देश के किसान जी रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट वाल्मीकि के साथ में हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज, जलगांव। इस परिवार से मिलने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल उठने लगे। हमें सवाल का जवाब खोजना है कि किसान ऐसी जिंदगी क्यों जीने को मजबूर हैं। इसके पीछे की वजह हमने खोजने की कोशिश की है कुछ सवालों के जरिए। जाते जाते आपको इस खास पेशकश में छोड़ जाते हैं 19 सवालों के साथ। आज जय किसान में इतना ही। क्यों बदहाल हो रहे किसान? पिछले 3 सालों से किसानों की फसलें कुदरत के असंतुलित प्रभाव में है। कभी अकाल तो कभी बेमौसम बारिश, जिससे फसलों का बर्बाद होना। किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजनाएं जरूरतमंद किसान तक नहीं पहुंच पाती। सरकारी दफ्तर में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है।
किसान के मार्गदर्शन के लिए जो टोल फ्री की सुविधा उपलब्ध होती है उसका कोई उपयोग नहीं मिल पाता। जानकारी के लगे फोन कभी लगते नहीं तो कभी जानकारी देने वाले अपना पल्ला झाड़ने के लिए ही सही जानकारी नहीं देते। किसानों की अशिक्षितता का लाभ लेने वाले कई बाबू करोड़ों की संपत्ति